शहर से थोड़ी दूर विजयनगर नाम का एक सुनसान गांव था, जहां राय बहादुर की बड़ी सी हवेली में राय बहादुर और उनकी बीवी लक्ष्मी रहते थे। हवेली के पीछे एक बड़ा सा कुआं था। वो तकरीबन 150 साल पुराना कुआं था। एक दिन हवेली में काम करने वाली एक गंगा कुएं के पास जाती है और वो जैसे ही कुएं में झांक कर देखती है तो कुएं का पानी बिल्कुल लाल था। वो जोर से चिल्लाती है, कौन थी वो औरत और क्या था उस कुएं का राज? क्यों उस कुएं में पानी की जगह खून भरा हुआ था? वो कुआं किसका था और वो औरत उस कुएं के पास क्यों गई थी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। राय बहादुर और उनकी पत्नी लक्ष्मी वहां आते हैं और देखते हैं कि गंगा वहां बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाकर अंदर ले आते हैं और कुछ देर बाद गंगा को होश आता है। क्या हुआ था गंगा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मालकिन, मैंने देखा कि कुएं का पानी पूरा लाल हो गया था। ये तुम क्या कह रही हो गंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा यकीन मानिए मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। गंगा के कहने पर सभी वहां गए और देखा तो कुएं का पानी बिल्कुल साफ था। सबको लगा कि ये गंगा का वहम होगा। गंगा, हमें लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो। ऐसा कहकर राय बहादुर वहां से चले गए। एक रात को एक गाड़ी उसी सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। गाड़ी में 3 दोस्त बैठे थे जो नशे में थे। अरे अमन, तू हमें किस जंगल में लेकर आया है? ना शब, ना शबाब, ना शबनम। हाँ ना यार, कितना बोरिंग है ये। अरे शहर की शबाब और शबनम तो रोज ही देखते हैं, अब थोड़ा गांव का भी मजा लेते हैं। क्या बात है अमन, तू तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला रे। हमें बिना बताए ही पूरी प्लानिंग कर ली। बीच में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। सब गाड़ी से नीचे उतरते हैं। अरे यार, अब इसे क्या हुआ? अब क्या शबनम की जगह इस जंगल के साथ रात गुजारनी होगी क्या? अरे जरा देखने तो दे कि क्या हुआ है। अमन गाड़ी चेक करने लगता है। गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक को बुलाना होगा। अब इस जंगल में मैकेनिक कहाँ से मिलेगा यार? तभी पंकज को थोड़ी ही दूर एक रोशनी दिखाई देती है। फ्रेंड्स, वो देखो, वहाँ रोशनी जल रही है। लगता है वहाँ कोई रहता है। चलो वहाँ से कुछ मदद मिली तो देखते हैं। सभी उस रोशनी की तरफ गए। धीरे धीरे वो राय बहादुर की हवेली के पास पहुँच गए। आसपास का शांत नजारा देखकर तीनों दोस्त घबरा गए थे। अरे, ये तो बिल्कुल एक हॉरर फिल्म की तरह लग रहा है। कुछ भी मत बोले यार। तीनों हवेली के पास गए और दरवाजा खटखटाया। कोई है क्या? हमें मदद चाहिए। कोई है? हवेली का एक नौकर दरवाजा खोलता है। अमन उनसे मदद मांगता है। नौकर राय बहादुर की इजाजत लेने के लिए जाता है और थोड़ी देर बाद राय बहादुर के साथ आता है। कहाँ से आए हो तुम लोग? सर, हम यहीं पास के शहर से आए हैं। हमारी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आज रात हम यहाँ रह सकते हैं? राय बहादुर ने सभी को एक नजर देखा और अंदर आने दिया और नौकर को उनका कमरा दिखाने के लिए कहा। राय बहादुर ने अपने नौकर को आंखों से अजीब सा इशारा किया। नौकर ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए उन लोगों को हवेली के एक कमरे में ले गया। वो कमरा हवेली के साइड के कोने में था। ये आपका कमरा है, आप यहाँ अभी आराम कीजिए, मैं कल सुबह आऊंगा। ऐसा कहकर वो नौकर वहाँ से चला गया। गंगा अपने घर में अकेली सोचती हुई, मैंने देखा था कि कुएं में खून था। ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। वो पानी लाल ही था, लेकिन जब बाकी के लोग वहाँ गए तो पानी साफ कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अगले दिन नौकर उस कमरे में गया। सबको नाश्ते के लिए नीचे बुलाया है। ओके, हम आते हैं। सब तैयार होकर नीचे आ गए। सभी टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ गए। लक्ष्मी ने सबको नाश्ता परोसा। तभी दरवाजे पर एक आदमी आया। वो राय बहादुर से अपने लिए काम मांगने लगा। सरकार, मैं पास के ही हरियाली गांव से आया हूँ। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। कृपा करके मुझे अपनी हवेली में कोई काम दे दीजिए।
नहीं तो मेरे बाल बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। बहुत मिन्नतें करने के बाद राय बहादुर ने उसे काम पर रख लिया। नाश्ता करते वक्त अमन कहता है, चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इतनी मदद की। अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर सभी अपना सामान लेने अपने कमरे में गए, लेकिन कमरे में जाने के बाद अचानक सबको चक्कर आने लगे। ये क्या हो रहा है यार? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? हाँ यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। चक्कर सा आ रहा है। थोड़ी देर बाद तीनों की आंखें खुली तो सामने का नजारा देख तीनों चौंक गए। वो एक बेड से बंधे हुए थे। वो तीनों बड़े और शानदार लैब में थे। 3 दोस्त जो थोड़ी मस्ती करने के लिए बाहर निकले थे, एक हवेली में ठहरे थे और हवेली में होती है उनकी ऐसी हालत। आखिर क्या राज है इस हवेली का और किसने किया है ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ये हम कहाँ हैं? कहाँ लाया है हमें? हमें ऐसे बांध कर क्यों रखा है? छोड़ दो हमें, जाने दो। तभी वहाँ एक आदमी आया और उसने तीनों के मुंह पर पट्टी बांध दी। थोड़ी देर बाद एक साइंटिस्ट वहाँ पर आया। उसने अपना मुंह ढक रखा था और वो बोला, घबराओ मत, हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है, तो मैं बताता हूँ। साइंटिस्ट ने बताया कि वो इंसानों की बॉडी पार्ट्स को अलग अलग देशों में बेच देते हैं और उन तीनों के साथ भी यही होने वाला है। इसीलिए वो घबराए ना, क्योंकि उन्हें जरा भी दर्द का एहसास नहीं होगा। पंकज जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या हुआ पंकज? कुछ कहना चाहते हो क्या? पंकज ने हाँ में सिर हिलाया। साइंटिस्ट ने पंकज के मुंह से टेप हटा दी। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बिजनेस पंकज, बिजनेस। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का तरीका। और देखा जाए तो एक तरह से हम देश की सेवा ही कर रहे हैं, नहीं समझे? अरे हम तो देश की आबादी कम कर रहे हैं। अमन, पंकज और राहुल वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर उस साइंटिस्ट ने इंजेक्शन लाया और तीनों को इंजेक्शन दिए। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी और वो बेहोश हो गए। अगली सुबह तीनों दोस्तों की आंखें खुली तो वो मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में थे, वो भी एकदम ठीक ठाक। हम यहाँ कैसे? और पुलिस यहाँ कैसे आई? वो आदमी कौन था जो हमें मारना चाहता था? घबराओ मत, अब तुम तीनों यहाँ सेफ हो। कामिनी उन तीनों को पुलिस स्टेशन लेकर आई। अमन ने उनके साथ जो कुछ हुआ था सब कुछ इंस्पेक्टर राठौड़ को बताया। हम सब कुछ जानते हैं। क्या अपने गुनहगार से मिलना चाहोगे? सामने राय बहादुर को देख तीनों चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि गांव का सीधा सादा आदमी इतने बड़े क्राइम का हिस्सा होगा। अब तुम सच बताओगे या फिर मैं? राय बहादुर ने बताया कि वो मुंबई में पहले डॉक्टर थे, लेकिन पैसों की लालच में आकर उन्होंने हॉस्पिटल में क्राइम करना शुरू कर दिया, जैसे कि मरे हुए लोगों की बॉडी पार्ट्स चुराकर उन्हें बेच देना, पेशेंट से एक्स्ट्रा चार्जेस लेना। लेकिन एक दिन वो पकड़े गए और स्टाफ ने उन्हें पुलिस के हाथों में देने की बात की, इसीलिए वो हॉस्पिटल से भाग गए और शहर से दूर इस गांव में आ गए। उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर वो गांव में आकर चुपके से क्राइम करेंगे तो किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। यही सोचकर उसने गांव की हवेली खरीद ली और बाद में उसमें सुरंग बनवाई लैब के लिए। प्लानिंग तो तुमने बहुत अच्छी की थी राय बहादुर, लेकिन तुम ये भूल गए कि क्राइम करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पुलिस के हाथ में आ ही जाता है। लेकिन सर, आपको इस बात का पता कैसे चला कि शहर से बाहर इस जंगल में ये सब हो रहा है? कामिनी, 2 दिन पहले गंगा नाम की एक औरत पुलिस स्टेशन आई थी। पुलिस स्टेशन में गंगा? सर जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने सच में कुएं का पानी लाल देखा था, लेकिन पता नहीं वो बाद में साफ कैसे हो गया। उस कुएं में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गंगा ने बताया कि वो गांव के पुलिस स्टेशन में जाती तो शायद उसे वहाँ कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि गांव में राय बहादुर की ताकत ज्यादा है। उसके बाद इंस्पेक्टर राठौड़ ने हवलदार लालू पटेल को वेश बदलकर हवेली में जाने के लिए कहा।
और लालू पटेल काम के बहाने वहां आया और पहला काम उसने किया कि उस कुएं का पानी लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया। और इमरजेंसी में जैसी ही लैब की रिपोर्ट आई तो उसमें साफ लिखा था कि पानी में खून था और पानी को साफ करने के लिए उसमें लिक्विड भी डाला गया था। तभी वो वहां उन्हें पकड़ने के लिए निकले। जब वो तीनों दोस्त बेहोशी की हालत में कुएं के अंदर लाए जा रहे थे और तब लालू पटेल उन पर नजर रखे हुए था। वाह सर, जवाब नहीं आपका। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। कहते हैं गुनहगार खुद अपनी मर्जी से गुनाह का रास्ता नहीं चुनता, उसके हालात उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन राय बहादुर की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसने जुर्म का रास्ता चुना? नहीं, उसकी मजबूरी नहीं, उसके लालच ने उसे गुनहगार बनाया है। इसीलिए हमेशा अपने आसपास की हरकतों पर नजर रखें और सुरक्षित रहें।